स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 7 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 पाठ 9 एक तिनका कविता को पढ़ाऊंगी। संदर्भ प्रसंग भावार्थ देखेंगे बच्चों, और जो पाठ में आए हुए प्रश्न उत्तर हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए, पाठ को पढ़ाने से पहले आपको पाठ का थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ। ये एक तिनका कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई है और ये एक श्रेष्ठ कविता है। इस कविता में कवि ने यह दर्शाया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको छोटा समझकर हम घमंड करते हैं, कभी कभी वही हमारे घमंड को तोड़ देता है। कवि कहते हैं कि एक दिन मैं अपने छत के किनारे खड़ा था, तभी अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आंख में पड़ गया। मैं दर्द से कराहने लगा और बहुत परेशान हो गया। जब लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर मेरी आंख पर लगाया, तब तिनका निकला और दर्द कुछ कम हुआ। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि कभी भी किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। धूल का एक छोटा सा कण, तिनके का एक छोटा सा कण, घास का एक छोटा सा तिनका और उस तिनके का भी छोटा सा कण हमारी आंख में अगर आंधी चलती है, किसी भी तरह से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, खेल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, आंख में कुछ पड़ गया, तो फिर वो छोटा सा, जिसको आप बहुत छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, बेकार का समझते हैं, वो हमारे घमंड को चूर चूर कर देता है। तो चलिए, यहाँ पर ये देखिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित ये कविता है। इसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। कविता को भी पढ़ती हूँ। मैं घमंडों में भरा हुआ एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। यानी कि एक तिनका जो था, जब मैं खड़ा था अपने मुडेरे पर, छत की मुडेर होती है, वहाँ पर मैं खड़ा था। घमंडों में मुझे घमंड था कि अब मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आँख में आकर पड़ गया। संदर्भ: यह कविता हमारी कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 9 से ली गई है। इस कविता के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कवि ने इस कविता में एक छोटे से तिनके के माध्यम से अहंकार के नाश का सुंदर संदेश दिया है। प्रसंग है बच्चों की, कवि बताते हैं कि एक दिन वे अपने घर की छत पर खड़े होकर अपने जीवन पर घमंड कर रहे थे। उन्हें एहसास था उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, वे सब कुछ हैं, सबल हैं, सुखी हैं और श्रेष्ठ हैं। जब मनुष्य को इस तरह का एहसास होता है कि उससे बड़ा, उससे सुखी, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, यानी उसके मन में एक घमंड आ जाता है। उस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करते हैं कि वह घमंड उसका टूट जाता है। तो देखिए फिर क्या होता है। कवि भावार्थ है बच्चों उस पैराग्राफ का। कवि कहते हैं कि जब ये घमंड में चूर होकर खड़े थे, तभी हवा से उड़कर एक छोटा सा तिनका उनकी आंख में आ गिरा और उस क्षण उन्हें समझ में आया कि चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक छोटा सा कण भी उसकी असहायता प्रकट कर सकता है। इस घटना ने उनके अहंकार को तोड़ दिया। कभी हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा देती है। यानी कि हमें ये एहसास कराती है कि आप बड़े नहीं हैं, आप महान नहीं हैं, आप सब कुछ नहीं हैं। हमें छोटी से छोटी चीज़ को भी महत्व देना है, बड़ी से बड़ी चीज़ को भी महत्व देना है, यानी सबको महत्व देकर सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अगली पंक्तियाँ: मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। अब मेरी आँख में जो तिनका पड़ गया, उससे मैं झिझक गया, बेचैन हो गया, मेरी आँख रगड़ने की वजह से दर्द करने लगी और लाल हो गई। लोगों ने क्या किया कि देखा कि अरे ये तो, इसकी तो आँख में चला गया तिनका, अब ये परेशान है, आँख को रगड़ रहा है। तो लोगों ने कपड़े की मूठ मतलब होता है कपड़े को रोल करके, गोलाई में उसको ऐंठ करके, और उसमें गर्मी रहती है, तो उसको मुंह से फूंक फूंक करके गर्म हवा दे करके उसके बाद आँखों को सेका जाता है, तो उससे आँख में राहत पहुँचती है। तो मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। और जब लोग अपने मुंह से फूंक मार करके उस मूठ से मेरे आँख को सेकने लगे,
तो मेरी जो ऐंठन थी वो दबे पांव भाग गई कि इतना छोटा सा तिनका भी मुझे परेशान कर गया। संदर्भ है बच्चों, यह पंक्तियां भी उसी कविता एक तिनका से ली गई जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कवि ने इस भाग में तिनका आंख में गिर जाने के बाद की पीड़ा और अपने घमंड के टूटने की स्थिति का वर्णन किया है। आप चाहें तो बच्चों पहले पैराग्राफ से ही संदर्भ ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये नहीं लिखा है कि मैंने कि यह कविता हमारी पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के क्लास 7 की हिंदी पुस्तक से ली गई है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। यह पाठ का नाम एक तिनका है। तो एक ये सब तो लिखा है, लेकिन थोड़ा सा किस पाठ से ली गई ये नहीं लिखा है मैंने। तो आप चाहें तो पहले संदर्भ से ले सकते हैं। प्रसंग है कि कवि कहते हैं कि तिनका आँख में पड़ने से वे बहुत बेचैन और व्याकुल हो उठे। आँख लाल हो गई, दर्द होने लगा। लोग कपड़े से आँख रगड़कर तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। उसी समय कवि को अपने घमंड पर लज्जा महसूस हुई। यानी ऐसा घमंड किस काम का, जब मैं एक तिनका आँख में जाने से बेचैन हो गया और सबकी मदद लेनी पड़ रही है, तो फिर ऐसा घमंड किस काम का कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। भावार्थ यह है बच्चों की, कवि कहते हैं कि आँख में तिनका गिरने से वे घमंड पर पछताने लगे। उनको लगने लगा कि मैंने क्यों घमंड किया, मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था। और उनका अहंकार मानो दबे पांव भाग गया। उन्होंने समझा कि उनका अहंकार ही उनके कष्ट का कारण बना था। यानी जब भी आपको अहंकार होता है तो अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान एक न एक सीख देते हैं कि देखिए आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। छोटी से छोटी चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, जीवन में संयम बना कर रखें, कभी किसी चीज़ का घमंड न करें। तो उन्होंने समझा कि उनका अहंकार ही उनके कष्ट का कारण बना था। यह घटना उन्हें विनम्रता का संदेश देती है कि जीवन में घमंड करने वाला व्यक्ति अंततः दुखी ही होता है, जबकि नम्र व्यक्ति ही सच्चा सुख पाता है। जो नम्रता के साथ रहता है, जो दयालु होता है, जो विनम्र होता है, वही सच्चा सुख पाता है। अगली पंक्तियां, लास्ट पैराग्राफ। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, जैसे ही तिनका आँख से बाहर निकलता है, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। तब मेरी समझ ने कि मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरी समझ ने मुझे ताने मारे कि तू अपने आप को बड़ा 30 मारखा समझता था, आखिर क्या हुआ आज छोटे से तिनके ने तेरी सारी हवा निकाल दी। तो तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, मेरी समझ ने जिसने मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाया था उसने मुझे ताने दिए। क्या ताने दिए? ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, आखिर तू किस लिए इतना ऐंठ रहा था? क्या था तेरे अंदर, जो खूबी क्या थी जो इसकी वजह से तू इतना ऐंठ रहा था? ऐंठने का तो कोई कारण नहीं था, ऐंठ रहा था तो तुझे ऐसा भुगतना भी पड़ा। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, अब तुझे पता चल गया तेरी औकात क्या है। कवि कहते हैं कि मुझे मेरी औकात उस एक छोटे से तिनके ने याद दिला दी। अब मुझे पता चल गया कि आखिर उस तिनके से मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखिए संदर्भ बच्चों, यह पंक्तियाँ भी कविता एक तिनका से ली गई। इस भाग में कवि बताते हैं कि आँख से तिनका निकल जाने के बाद उनके मन में गहरी आत्मचिंतन की भावना जाग उठी। अब आपको तो लगेगा, आपने सोचा कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप सब कुछ हो, आपके पास सब कुछ है, आपको किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, और अचानक से एक छोटा सा तिनका आपकी आँख में आया और उसी समय आपका सारा जो सर्वश्रेष्ठ का आडंबर था वो समाप्त हो गया और आपको लोगों की मदद लेनी पड़ रही है। तो लोगों ने मेहनत करके कवि की आँख से तिनका निकाल दिया। अब कवि सोच में पड़ गए कि जो व्यक्ति अपने घमंड में डूबा था, यानी मैं, वह एक छोटे से तिनके से भी हार गया। यानी आप कभी किसी चीज़ को छोटा नहीं समझें। भावार्थ है बच्चों, कवि कहते हैं कि जब तिनका निकला तो उन्हें अपने घमंड पर लज्जा और पश्चाताप हुआ। लज्जा यानी उन्हें शर्म आने लगी कि छी, मैंने क्यों इतना बड़ा घमंड किया। उन्हें महसूस हुआ कि जिस अहंकार मतलब घमंड को वे अपनी ताकत समझते थे, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास सब कुछ है, आखिर आज उस बड़े आदमी की आँख में एक छोटा सा तिनका गया तो सारी हवा निकल गई। तो वही कहते हैं कि अपनी ताकत समझते थे, वही उनके दुख का कारण था। एक मामूली तिनके ने उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। अब कभी इसका संदेश इससे क्या स्पष्ट होता है, जीवन में कभी भी किसी वस्तु, पद या शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए,
क्योंकि घमंड पतन का कारण बनता है और विनम्रता ही सच्चा मानवीय गुण है। इससे हमें क्या संदेश मिलता है? कविता एक दिन का मनुष्य को विनम्रता, नम्रता और अहंकार त्यागने का संदेश देती है। कवि सिखाते हैं हमें सदैव नम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि जो झुकता है वही सबसे बड़ा होता है। अब देखिए, इस प्रश्न का अभ्यास प्रश्न आपको बता देती हूँ बच्चों कि यहाँ पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, अब उसको लिखना है मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। कैसे लिखना है देखिए यहाँ पर, तो इसी तरह से आपको मैंने नीचे लिख भी दिया है ऐसे। फिर मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। एक दिन जब मुड़ेरे पर खड़ा था मैं, तो क्या हुआ? लाल होकर आँख भी दुखने लगी, आँख लाल होकर दुखने लगी। ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी, जो ऐठ थी वह दबे पाँव भागी। ऐठ दबे पाँव ऐठ बेचारी भगी। जब किसी ढप से तिनका गया, तो जैसे ही अचानक तिनका निकला। ये सारा इसका लिखने का अलग ढंग है। तो यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया, आपको दिखा दूंगी अभी। अब अगला प्रश्न है, जो सारे प्रश्न हैं इस प्रश्नों के उत्तर मैंने बना दिया है। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? और एक तिनका कविता में घमंडी, देखिए कबीरदास जी की जो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो किस लिए है मनुष्य, तू किस लिए इतना ऐठता है, किस बात का तू घमंड करता है? तेरी आँख में जाने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। और दूसरा, इसी तरह से कबीरदास ने भी अपने दोहे के माध्यम से समझाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। तिनका कबहू न निंदिए, पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो पाँव के नीचे रहता है लेकिन जब उड़ करके वह आँख में पड़ जाता है तो बहुत ही कष्ट देता है। अब अनुमान और कल्पना है, लेकिन चलिए पहले प्रश्नों के उत्तर मैंने जो बनाया है उसको आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, वो कविता से था एक दिन आँख में मेरी पड़ा का सामान्य वाक्य, मेरी आँख में एक दिन का पड़ा तिनका। और दूसरा है मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो लोग कपड़े की मूठ देने लगे। अब हम लोग प्रश्न पर आ जाते हैं जो बुक में है। एक दिन जब था मुड़ेरी पर खड़ा, तो सामान्य वाक्य एक दिन जब मुड़ेरी पर खड़ा था, लाल होकर आँख भी दिखने लगी, तो सामान्य वाक्य आँख लाल होकर दिखने लगी। ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी, तो यहाँ पर है कि ऐठ बेचारी ऐठ दबे पाँव भगी। फिर है जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तो यहाँ पर किसी ने ढप से तिनका निकाला। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, आप बुक में से देख लीजिएगा। प्रश्न है पहला। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिसे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? अब देखिए, पूरे पाठ का आपके सारांश है, इसको सारांश भी समझिए और इस प्रश्न का उत्तर भी। तो चलिए आपको एक बार पढ़ देती हूँ। इस कविता में उस घटना की चर्चा की गई जब कवि अपने घर की मुड़ेरी पर यह सोचकर खड़ा था कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, उसे अपने सुख पर घमंड हो रहा था। तभी अचानक हवा के झोंके से उसकी आंख में एक तिनका गिर गया। वह दर्द से बेचैन हो उठा। लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश की। इस छोटी सी घटना ने कवि का सारा घमंड तोड़ दिया। तब उसकी बुद्धि ने उसे ताना दिया कि तेरे घमंड को चूर करने के लिए छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि छोटी से छोटी वस्तु व्यक्ति भी हमारे अहंकार को मिटा सकता है और हर वस्तु और व्यक्ति का अपना महत्व होता है। अगला प्रश्न, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? तो आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आँख लाल होकर दुखने लगी। वह बेचैन और परेशान हो गया। दर्द के कारण उसका सारा घमंड समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? उत्तर है बच्चों, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और उसकी सहायता से आंख में पड़े तिनके को निकाल दिया। अगला प्रश्न, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी बुद्धि ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। और इसी प्रकार से कबीरदास ने भी चेतावनी दी है कि तिनका कबहू न निंदिए,
पाँव तले जो होए कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होए, इन दोनों में क्या समानता। अब चलिए समानता बता देती हूँ आपको। पहला है कि कवि की कविता में बताया गया है कि कवि जब घमंड का एक मामूली तिनके ने चूर कर दिया, तब उसकी बुद्धि ने उसे ताना दिया कि तुझे किस बात का घमंड था, जिससे यह संदेश मिलता है कि छोटी सी वस्तु भी बहुत बड़े से व्यक्ति को असहाय कर सकती है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। और अगला है कबीरदास जी का कि तिनका कबहू न नींदिए, पाँव तले जो हो। तो कबीरदास जी दोहे में चेतावनी देते हैं किसी छोटे व्यक्ति या वस्तु को तुच्छ समझकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी वस्तु तिनका अगर आँख में पड़ जाए तो बहुत पीड़ा होती है। इसी तरह कोई छोटा व्यक्ति भी किसी बड़ी पीड़ा का कारण बन सकता है। इसी प्रकार दोनों में समानता यह है कि दोनों ने घमंड न करने और हर वस्तु को महत्व समझने देने का संदेश दिया है। यह अंतर यह है कि कवि ने यह बात अपने अनुभव से सीखी, जबकि कबीरदास जी ने उपदेश रूप में सबको सिखाया। अब देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया बच्चों आपका जो प्रश्न उत्तर था। भाषा की बात आपको बता देती हूँ कि किसी ढप से निकलने का अर्थ है कि किसी ढंग से निकलना। ढप से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढप से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से छप से इसलिए प्रयोग ध्वनि का प्रयोग द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनियाँ द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मेढक पानी में छप से। पहले में क्या भरेंगे क, छप, छप से कूद गया। अब दूसरा नल बंद करने होने के बाद पानी की एक बूंद टप से, इसमें क्या भरेंगे ख में टप। और ग है शोर होते ही चिड़िया फुर, ग, फुर से उड़ गई। और घ है ठंडी हवा सन, घ, घ का वन, ठंडी हवा सन से गुजरी मैं ठंड में थर्र से। देखिए ये भी घ का टू, मैं भी थर्र से कांप गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए कविता से है, ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा कि मैं के स्थान पर वह का प्रयोग करने के लिए कवि कहते हैं कि एक कविता में कवि में मैं से आरंभ होता है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ कवि का मैं कविता पढ़ने वाले व्यक्ति से भी जुड़ सकता है और तब अनुभव यह होगा कि कविता पढ़ने वाला व्यक्ति अपनी बात बता रहा है। यही वाक्यों में बदलाव आ जाएगा। यदि वाक्यों में बदलाव आ जाएगा, कविता में मैं के स्थान पर वह या कोई नाम लिखकर वाक्यों के बदलाव को देखिए, कक्षा में पढ़कर सुनाइए। जैसे है पहली लाइन की मैं के स्थान पर, यानी क्या है लाइन में मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, तो आपको पढ़ना है वह घमंडों में भरा ऐठा हुआ। ऐसे ही हर लाइन में मैं की जगह वह लगा देना है और वह कंप्लीट हो जाएगा। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। इन पंक्तियों में ऐठ और समझ शब्दों का प्रयोग सजीव प्राणी की भांति हुआ है। कल्पना कीजिए ऐठ और समझ किसी नाटक के दो पात्र होते तो उनका अनुभव कैसा होता। और ये सारी बात बच्चों यहाँ पर भी आई है कि इसको भी देख लीजिए कि अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त करें। उठा बबूला प्रेम का तिनका उड़ा आकाश, तिनका हो गया तिनके पास। तो ये तिनके पास यहाँ पर देखिए अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। यहाँ पर अब सारा कुछ आपका ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों। बहुत लंबा नहीं करते हुए इसको यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए और अगला नया अच्छा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।